जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार शुक्ला, भूतपूर्व सैनिक, आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज मेरे देश की परिस्थिति इतनी नाजुक चल रही है और इन सब से निपटना है, हम सब ने मिल के निपटना है। इसमें इस समय कोई भी इंसान किसी के दिल में नफ़रत मत रखो, एक प्रेम रखो और प्रेम को रखते हुए आप जो है इस चीज़ को सोचो कि इससे हमको कैसे बाहर निकलना है। सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान के अंदर में कोरोना के ऊपर इतना जो है लोग परेशान हैं। हर एक ज़िले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हिंदुस्तान का हर एक कोना कोना लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। घर में बच्चे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन उन परेशानियों को इतना सहते हुए भी अगर आप लोग मिलके एक दूसरे में कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम वर्दी वाले, प्रशासन वाले, चाहे वे गवर्नमेंट हो, चाहे वे भारत सरकार हो, भारत सरकार में अगर आप सोचते हो कि मोदी आके आपकी मदद कर देगा और ये फौजी आके मदद कर देगा, तो ये भूल जाना। मदद आपने खुद करनी है और अपनी मदद लेनी है, अब बल्कि मदद आपने हमको करनी है। कैसे करनी है? एक दूसरे को कोऑपरेट करके करनी है, ऐसे करनी है। आज जमात के अंदर इतनी जो है इंसान गिर जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए, बाद में जो है धर्म आता है, जाति आते हैं, मजहब आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इंसानियत। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, वो समझ लो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। और हमको पशु नहीं बनना है। हमारे देश की हालत इस समय ज़्यादा नाजुक नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि नाजुक नहीं है, नाजुक है। परिस्थितियों को देखते हुए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जनता से आप लोग सब के सब मिलके एक दूसरे का सहयोग करो। जैसे तबलीगी समर्थक आज बिलास खान कह रहा है कि मोदी का 56 इंच का सीना है। फिर वे क्या कह रहा है कि चाइना ने जब पता चल गया था कि दिसंबर में है, तब इन्होंने क्यों नहीं किया? अरे तब पता चल गया, चाइना ने तो WHO को भी नहीं बताया, WHO को भी नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोरोना करके कोई वायरस है। इस चीज़ को समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हो। आज हमको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस बीमारी से कैसे हमें निकला जाए, और निकलना इतना ज़रूरी है। और नहीं निकलोगे तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला न फौजी के सेहत पे फ़र्क पड़ने वाला है, न मोदी के सेहत पे फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये बीमारियाँ, ये जितने जिहाद हैं, ये जितने 5 कंट्री 6 कंट्री के अंदर में इन्होंने जाके कॉन्फ्रेंस किया, जैसे मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश, ये सब मिल के, पाकिस्तान, ये सब गए, श्रीलंका, वहाँ के जितने जिहादी के डिपार्टमेंट थे वहाँ जाके इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में करके उनका मेन मकसद है और इनका मेन जिहादी के मतलब समझ लो कि ये एक ISI संगठन के जैसे है और ऐसा काम कर रहा है, स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, प्यार से मार देना और पता नहीं चले। इसको एक प्रकार से फिदाइन हमला भी हम बोल सकते हैं। फिदाइन का मतलब होता है कि इंसान अपने ऊपर बम बांध ले एक समाज में और भीड़ में जाए, और भीड़ में जाके भ्रष्ट हो जाए और 50, 100, 1000 आदमी को मार देना, वो होता है फिदाइन हमला। तो इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन का मतलब धीरे धीरे मार देना। धीरे धीरे कैसे मार देना? धीरे धीरे ऐसे मार देना कि वहाँ से, आज देख लो इंडिया के अंदर हमारे जितने जहाज से आए हैं उसमें से 100% में से 80% से ज़्यादा उनको कोरोना वायरस है। और वे कोरोना वायरस लेके ऐसा तालीम दिया आपने, हमारे जो हिंदुस्तान के भोले भाले मुस्लिम हैं उनको ऐसा माइंड वॉश किया कि कोरोना से कुछ नहीं होता, हाथ धोने से कुछ नहीं होता। शाहीन बाग में भी ये सब चल रहा था ड्रामा, वहाँ पे आप लोगों ने टीवीओं में देखा, टीवी के अंदर दिखाया जा रहा है।
बोला जा रहा है, लेकिन कोरोना पे भी डिबेट के लिए पूरे चैनल वाले जाके उनसे कह रहे हैं कि नहीं, तो वे क्या कह रही हैं, नहीं हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ये फौजी की बात याद रख लेना, सबसे ज़्यादा केस अगर दिल्ली के अंदर ना मिला तो फिर ये फौजी अपना RK शुक्ला नाम बदल देगा। शाहीन बाग से ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ, जिहादी तब भी वहाँ आके बैठे हुए थे, कोरोना के उसमें थे और बीच में बैठ के फैला रहे थे। और आज सुन लो, आज भी ये अटैक कैसे कर रहे हैं, ये दिन में छुप के रह रहे हैं, रात में बाहर निकल रहे हैं और रात में बाहर निकल के घरों के बाहर पेशाब कर रहे हैं, गेटों को हाथ लगा रहे हैं और वहाँ पे संक्रमण ऐसे ऐसे कर करके ये फैला रहे हैं, गेटों पे थूक रहे हैं। और आज ही जौनपुर में निगाह में जगह में कल दोपहर 1 बजे नहर के किनारे गेहूं के खेत में 4 जिहादी छुपे हुए बैठे हुए थे। उनको जब पब्लिक ने देखा, बोला ये हरे खेत में ये क्या कर रहे हैं दोपहर के अंदर में। जब उन्होंने पब्लिक ने जाके वहाँ उनको पास जाने लगी तो उसमें से वे भागे, भागने के बाद 2 निकल गए, 2 पकड़े गए, पब्लिक ने उनको पीटा, पीट के पुलिस के हवाले दिया। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला, हमारा 14 का ग्रुप है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये स्लो पॉइजन तुम्हारे हर ज़िले में, क्योंकि ये मीटिंग जो या 1300-1400 दिल्ली के अंदर हुई थी, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो हर ज़िले को 14-14 आदमी बांटे गए हैं। इस मेरी बात को ध्यान रखना। और उनका मेन मकसद है कि ये, इनको ये मतलब नहीं है कि हिंदू को से मतलब है, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई, इनका मतलब है हमारे ऊपर टारगेट करना। तो इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय यही है कि जनता हमारी साथ दे। क्यों? मोदी क्या करेंगे, मोदी दिल्ली में बैठे हैं, फौजी यहाँ बैठा है, कल अपने छुट्टी अगर घर पे भी आ गया, घर पे आने के बाद छुट्टी गया, छुट्टी ख़त्म हो गई, कहाँ गया, अपने बॉर्डर पे गया या जिस यूनिट में उसकी ड्यूटी है अपने लोकेशन में बैठा है, वह आपकी जगह पे नहीं जाएगा। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, आप उसको कंप्लेन करो। आजकल कम्युनिकेशन कितना आगे हो गया है, आप एक मोबाइल फ़ोन से एक बार फ़ोन करो, तुरंत 100 नंबर डायल करो, 102 नंबर डायल करो, एम्बुलेंस को डायल करो, तुरंत आपकी मदद के लिए पहुंच रहा है। जहां पे भी आप देख रहे हो ये दिन में रेस्ट कर रहे हैं, रात में जाके ये वायरस को फैला रहे हैं। और आज नहीं, आप 10 दिन के अंदर देख लेना, संभाल नहीं पाओगे। ये फौजी कह रहा है, फौजी हमारा एक्सपीरियंस इतना है, हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 24 साल 19 दिन देश की सेवा किया है, 36 घाट का पानी पिया हूँ, ऐसा कोई स्टेट नहीं छोड़ा है। कहाँ से, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे लेह लद्दाख हो, हर एक जगह पे जाके प्रैक्टिकल में ग्राउंड में आंखों से देखा है कि जनता वहाँ क्या रहती है, क्या खाती है, क्या उसके बोल हैं, क्या विचार हैं और क्या भावनाएं हैं, वे हम सब समझते हैं। हम लोग नेता नहीं हैं कि हम भाषण दे रहे हैं। हमारा कहने का अभी भी यही मतलब है कि आप लोग से बहुत ही गुजारिश है, इस समय हिंदू मुस्लिम को मत करिए, सिख ईसाई मत बनिए। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और अगर हम इंसानियत धर्म को भूल जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। हम मदद करने के लिए नहीं जाएंगे, आपने अपनी सवारी अपने सामान की खुद जवाबदारी है। आप भी देश के नागरिक हो, आप भी जो है इस देश के नागरिक हो, आपका काम है जवाब देना, आपकी भी जवाबदारी है, आप भी इस देश के रहने वाले हो, आपके भी बच्चे। अगर आप नहीं करोगे, मेरे को एक बात बताओ, कल तुम्हारे दादा ने एक आम का पेड़ लगाया था तो आज तुम उसके पुत्र होके खा रहे हो। तुम्हारा पुत्र का पुत्र मतलब उसका नाती बोलते हैं, वे खा रहे हैं। अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो कौन रहेगा उसके अंदर? तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम्हारा नाती रहेगा, तुम्हारा पुत्र रहेगा। उनके लिए तुम क्या बो के जा रहे हो? जहर बो रहे हो। अरे तुम मर जाओगे तो उसके बाद क्या देश नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन साफ सुथरा देश बनाइए और अच्छी सोच रखिए। बताइए, आप लोग जो है गलती भी करके कॉपरेट नहीं कर रहे हो, बताइए।
एक जो है कह रहा है अध्यक्ष मौलाना जी, अगर टीवी जनरेट वाला बोल रहा है कि वो पोटी कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, तो कह रहा है उसका वीडियो दिखाओ। अब बताओ, वो पोटी कर रहा है तो उसका वीडियो बनाएगा कोई जाके, नंगा दिखाए समाज को? अपनी गलतियों को क्यों नहीं मान रहे हो? और ये जितने ठेकेदार बन के बैठे हो, यही शिक्षा दे रहे हो, यही आपका जिहाद शिक्षा देता है कि आपका एक तो आप विदेश से आए, आने के बाद में हम आपको आपके अंदर कोरोना वायरस हुआ, आपको हम एसी जैसे हॉस्पिटल में रख के आपका हम दामाद के जैसे तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, और इलाज करने के बाद भी आप जो है हमारे को वहाँ पे भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। कैसी शिक्षा है? तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या सीख रहे हो उस जिहाद से? हमको बताइए। कौन कर रहा है मुस्लिमों को बदनाम? हिंदू कर रहा है, सिख कर रहा है, ईसाई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आपकी ही कौम के जो ये लीडर बने हुए हैं बड़े बड़े, वे कर रहे हैं। क्यों? हमारे मुस्लिम को ऐसा मत बोलो। अरे ना बोलो, गलती आप करो, और ना बोलो। क्यों नहीं बोले? अरे बनना है तो अब्दुल कलाम बनो। माँ ने दूध पिलाया है, क्या तुम पढ़े लिखे कम हो? तुम पढ़े लिखे कम हो? बताओ। जब वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, इतने बड़े मिसाइल बना सकते हैं और पूरी देश की रक्षा, बताइए अगर वे नहीं होते तो आज देश 1 इंच सांस नहीं ले सकता। उनके मिसाइल से आज हम गर्व से सीना खोल के चल रहे हैं, और तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो। वीर अब्दुल कलाम हमीद बनो। क्यों नहीं बन रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर वे जो जिहादी हैं, मलेशिया वाले हैं, वहाँ पे दुबई वाले हैं, क्या वे कुछ एक्स्ट्रा विटामिन खाते हैं? तुम क्या घास खाते हो? तुम घास खाते हो? तुम्हारे अंदर वे दिमाग नहीं है? तुम अपने आप को उस काबिल नहीं बना के अपने कौम को अच्छी ज्ञान और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो? सब कुछ दे सकते हो, सिर्फ उनको जो गरीब और अनपढ़, इस धर्म के नाम पे उनको आप बहला फुसला के अपनी राजनीति कर रहे हो, और राजनीति कर रहे हो, और इससे हमारा मुस्लिम ही बदनाम हो रहा है। और मुस्लिम बदनाम हो रहा है किसकी वजह से? इन जितने मौलाना हैं और जितने ठेकेदार हैं, उनकी वजह से। हमारे भोले भाले मुस्लिमों को तुम लोगों ने बहका बहका के और जिहाद के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे उनको, पूरे कौम को पूरा बदनाम कर दिया वर्ड के अंदर। अरे तुमको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम कैसा आदमी है? कैसे तुम इंसानियत की बात करते हो? क्या सीख कर रखा है? 5 वक्त की नमाज कभी अदा किया है अपने जीवन में? कोई नहीं करता है 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज पूरे तुम्हारे मुस्लिम जितनी भी जाति है, अगर उसमें 100% है तो सिर्फ 2% करता है। अगर 2% करता है तो वे क्या ज्ञान देगा? फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो? उससे कम अगर आपकी नमाज होती है तो क्या होगी? जुम्मे की नमाज सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? हफ्ते में 1 दिन चले गए, नमाज पढ़ लिया। कहाँ से आ रहे हो? अरे हम तो नमाज पढ़। अरे नमाज पढ़ने से आपको ज्ञान हो जाएगा? नमाज पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होता है मनुष्य के अंदर में जब आप अपने ओरिजिनल कुरान को पढ़ोगे तब। कौन से कुरान में लिखा है हमको बताओ कि इंसान से इंसान नफरत करे? दूसरे को कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन दोस्त, मैं अभी भी वक्त है, आप जितने भी मौलाना और मौलवी और जिहादी के हो, अगर गलती किए हो और जितने बंदे छुपे हुए हैं उनको आवाहन करो और गवर्नमेंट को सपोर्ट करो आप लोग, तभी देश हमारा आगे निकल पाएगा, और नहीं तो अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें याद रखो, मैं इन जिहादियों को छोड़ो, मैं मुस्लिम भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, जो मेरे अब्दुल कलाम जैसे हैं, नहीं हैं तो बनो, वीर अब्दुल हमीद बनो।
हमारे ऐसे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो हमारे देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूं हमारे साथ क्या नहीं करते हैं, हमारे साथ चारों धर्म के आदमी काम करते हैं। आज तक कभी सुना है फौज के अंदर में कि बगावत हुई है? सब मिल के रहते हैं, सब मिल के करते हैं। लेकिन आप लोग जो है इतना रहते हुए गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रहा है, हर एक फैसिलिटी दे रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, लेकिन आप जो है गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रहे हो। आप जो है अपने सरकारी स्कूल में क्यों नहीं बच्चों को एडमिशन कराते हो? वहाँ कराइए, वहाँ उनको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन पाएँ, बड़े अफसर बने, टीचर बने, आर्मी के अंदर जाएं, पुलिस के डिपार्टमेंट में जाएं। क्या करते हैं? दिन भर जो है वही सब्जी की दुकान खोल लिया, जूते का दुकान खोल लिया, यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शुक्रवार को टोपी लगा लिया, नमाज पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। कुरान को पढ़ो, 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 वक़्त की नमाज पढ़ो, मन को शांति मिलेगी। कभी बैठ के सोचना अपने दिमाग में कि ये फौजी क्या कह रहा था। कोई आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आप भी मेरे भाई हो। मैंने आपकी भी रक्षा किया, मैंने सबकी रक्षा किया है और ज़िंदगी भी करेंगे। इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। अभी तक देश की रक्षा किया, अब समाज की भी रक्षा करेंगे। ये हमारा ड्यूटी बनता है। इसी बात का हमको गवर्नमेंट पैसा देता है और ये हमारी ड्यूटी है। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कुछ देश के प्रति। ये नहीं बनती है कि नहीं जिसका सरकार है उसी की जवाबदारी है। अरे सब सरकार का ही देखेगा क्या? सरकार तुम्हारे घर पे जाके देखेगा? लेकिन इस बात को ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर एक आदमी समझदार है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ कि हर एक आदमी आपस में कोऑपरेट करो। जितने भी अभी ये जो अटैक कर रहे हैं, हर ज़िले के अंदर में रातों में भी निगाह रखा जाए। ज़िले के अंदर में जितने छुपे हुए हैं वे रात में निकल के ये कोरोना के वायरस फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच इतनी गंदी है कि पूछो मत। और उसको बचाने के लिए जनता की ही मदद चाहिए। आपको कहीं पे भी दिखते हैं, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो। जैसे कल मिला निगोह में, यूपी में, जौनपुर ज़िला में 4 आदमी दिखाई गए, 2 भागे 2 पकड़े गए। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस ने उठा के अरेस्ट किया और उनको ले जाके पकड़ के, उनकी ड्यूटी है कार्रवाई किया। ऐसे आप मदद करिए। नहीं ये आ रहे हैं, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है अपने देश को बचाने के लिए। अगर आप, अच्छा मुस्लिम भाइयों आप सुन लो, अगर आप उनको पनाह दे रहे हैं, आप अपने घर में रख रहे हैं या आपको पता है तो आप बताइए। नहीं बताओगे तो वे आपके घर में रहेंगे। अगर वे कोरोना से पीड़ित हैं तो उनसे तुम्हारे ही बच्चे पीड़ित होंगे, तुम्हारे ही भाई पीड़ित होंगे, तुम्हारे ही पड़ोसी पीड़ित होंगे। ना कि मैं पीड़ित होऊंगा, न मोदी पीड़ित होगा, न योगी होगा, न केजरीवाल, कोई भी संसार का आदमी नहीं पीड़ित होगा। जो वहाँ रहेगा, जिसके पास वे रहेंगे, वही पीड़ित होंगे। इस बात को मेरे ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए अपने बच्चों को ज़िंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य के लिए देश के साथ मदद करो और उनको पकड़वाओ, उनको पकड़वाओ। हम उनको गोली नहीं मार रहे हैं। आपने सुना किसी जिहादी को गोली मारा? कितने इज्जत से लेके जा रहे हैं, उनको जो है लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए, वहाँ पे डॉक्टरों से, नर्सों से बदतमीजी जैसे बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। आज मुस्लिम पूरे संसार में बदनाम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको सोचो, ध्यान से सोचो, क्यों हो रहा है? अभी भी कुछ नहीं गया। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते दोस्त, उसको कभी भी भूला नहीं कहते। गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। एक गलती करोगे, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और 100 झूठ बोलते हो तो सामने वाले को पता चलता है कि ये सच क्या है, ये झूठ क्या है। और झूठ सदा दिखाई देता है।
अरे भाई, एक झूठ बोलोगे, दो बोलोगे आदमी नहीं समझेगा, लेकिन आप 100 झूठ बोलना पड़ेगा एक गलती को छुपाने के लिए। तो क्यों गलती छुपा रहे हो? सीधे बोलो, यहाँ पे है, वहाँ पे है, पकड़ेंगे, उसको ले आएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक होगा, ठीक होने के बाद उसके देश में भेजा जाएगा। लेकिन हमारे जो बीच में, भाइयों के बीच में फैल रहा है और जो वायरस जा रहा है, और ये भी देख लेना सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ फैलेगा। आज ये इस चीज़ को, इस वीडियो को याद रखना अपने जीवन में। बिहार में और दिल्ली में तो इतना फैलेगा कि देख लेना, महाराष्ट्र में, राजस्थान में से फैलेगा, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु के अंदर में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जाएगा। दिल्ली तुम्हारा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे इनके ठेकेदार ज़्यादा हैं, और जहाँ ठेकेदार ज़्यादा है वहाँ विनाश ज़्यादा होगा, और जहाँ ठेकेदार कम है वहाँ विनाश कम होगा। तो मैं एंड में, आखिरी में इतना ही कहूँगा कि आप लोग आपस में एकता दिखाओ, कोई किसी का नहीं और सबका सब कोई है। इस समय हमें एक दूसरे पे उंगली उठाने का काम नहीं करना है, हमें एकता दिखाना है। जो भी सरकार कहती है उसकी बात मानना है। सरकार की बात मानना हमारा प्रत्येक आदमी का ड्यूटी बनता है, कर्तव्य है। सरकार किसी की भी हो, सरकार सरकार होती है, गवर्नमेंट किसी की होती नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट की जो बात नहीं मानेगा वो पछताएगा। अब इसमें पछताने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई और बम गिराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दिमाग से काम लेना है, और दिमाग से काम लेके अपने हिंदुस्तान को, हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है। यही इस समय सबसे बड़ी ड्यूटी है हम लोगों की, और हर एक नागरिक की ड्यूटी है, और हर एक नागरिक को इसको जो है समझना है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अरे सूरज बोलता है कि मैं हिंदू को दूंगा, मुसलमान को दूंगा, सिख को दूंगा, ईसाई को दूंगा, धूप और किसी को नहीं दूंगा। नदी कहती है क्या मैं इन्हीं को पानी दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। सबका सब पे अधिकार है, चाहे कोई भी हो। इस चीज़ को दिमाग से निकालिए, एक एकता लाइए, एक नया भारत बनाइए, एक नई सोच रखिए। कहते हैं सोच को बदलो, सोच बदलोगे देश भी बदल जाएगा और जनता भी बदल जाएगी। अगर सोच नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं होगा। यही होगा कि हर एक तरफ महामारी फैलेगी, और इस महामारी के सबसे ज़्यादा बदनाम होंगे मुस्लिम। क्यों? कि अगर 100% में से 90% अगर जिहादी कोरोना के वायरस पाए जा रहे हैं, तो वे क्या किसको भाषण देने के लिए आए थे, किसको ज्ञान देने के लिए आए थे? हिंदू को देने आए थे, सिख को देने आए थे, ईसाई को देने आए थे, बौद्ध को देने आए थे? आप मुस्लिम भाइयों को ही देने आए थे, तो उसकी जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। तो हिंदुस्तान का मुसलमान यही जवाब दे कि सरकार का कॉपरेट करे, और जहाँ पे भी वो छुपे हैं उनका पता बताए, भारत सरकार के उस स्टेट पुलिस के, उस मोहल्ले के, उस वहाँ थाने इंचार्ज को तुरंत सूचित करे, या 100 नंबर को फ़ोन करो जो भी आपके पास है। और कम्युनिकेशन आजकल इतना अच्छा है कि मोबाइल उठाया तुरंत फ़ोन किया। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। और जो आपके ये लीडर हैं, ये तो एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठ के मज़ा कर रहे हैं, और हमारे मुस्लिम को ऐसे कैसे बोल दिया, खाली इतना ही बोलते हैं। अरे उन्होंने कभी ज़िंदगी में जाके बॉर्डर देखा है? कभी तुम्हारे घर पे आके देखा है कि तुम नमक खा रहे हो कि रोटी खा रहे हो? तुम्हारे 4 बच्चे पैदा किए हो या 2 बच्चे पैदा किए हो, उनको कपड़ा है कि तन है कि रोटी है, क्या आपको देते हैं? ये सिर्फ यही ज्ञान देते हैं कि हम तुम्हारे मालिक हैं धर्म के। धर्म का मालिक वह होता है जो हर एक तरफ से ज्ञान दे, हर एक तरफ से देखे। ये नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। भाऊजी हाथ क्यों जोड़ेगा? मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, ठीक है? हम सल्यूट मारते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं आप लोगों से अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
जितने मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं, आप लोग मदद करो। आपकी मदद से सब कुछ हो जाएगा। उन लीडरों के चक्कर में मत पड़ो। लीडर एक होता है, वह क्या कर लेगा, अभी उसकी छानबीन होगी, वो पकड़ा जाएगा, जेल में सड़ जाएगा। ये जो ठेकेदार बन के अपनी राजनीति में रोटी सेक रहे हैं और तुम लोगों की ज़िंदगी नरक बनाते जा रहे हैं, नरक बनाते जा रहे हैं, इस चीज़ को कभी सोचा है? आज आपका बच्चा न आईएएस बन रहा है, न पीसीएस बन रहा है, न किसी इंजीनियर बन रहा है, न डॉक्टर बन रहा है, न शिक्षक बन रहा है, न प्रोफेसर बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? उसका कारण यही है कि आपको उलझा के रखा और अपनी रोटी सेका। और अपने अपने लीडर का घर जाके देख लो और अपना घर जाके देख लो, ज़मीन आसमान का फर्क पड़ेगा। उनका काम निकल जाने के बाद में आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं, हमारे भारत सरकार के मौजूदा सरकार की मदद करो। ये मत देखो किसकी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, सरकार सरकार है और सरकार की मदद करना हमारा प्राथमिकता है। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, इनके बहकावे में मत आइए। आप लोगों को जहाँ पे भी ये जिहादी छुपे मिलते हैं, आप कोऑपरेट करो और पकड़वाइए। अगर नहीं पकड़वाओगे, अगर उनके अंदर कोरोना वायरस हुआ तो आपके ही इलाके में फैलाएंगे, ना कि वे दिल्ली जाके फैला देंगे या बॉर्डर पे जाके फैला देंगे। तो जब आपके इलाके में फैलेगा तो बीमारी आपके बच्चों को होगा, आपकी माता को होगा, आपके बहनों का होगा, जो आपका हिंदू दोस्त होगा उसको होगा, जो आपके भाई होगा, जो आपकी बहन होगी, जो आपके पड़ोसी होंगे उनको होगा। तो कष्ट किसको होगा? आपको होगा, न कि इस फौजी को होगा। बात समझ में आ गया? इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस समय किसी की बात मत सुनो। इस समय देश पे संकट आया है। आज देख लो क्या स्थिति हो रही है, क्या रह गया है तुम्हारा इस देश के अंदर, क्या विदेश के अंदर भी तुम्हारी क्या इज्जत रह गई है, पाकिस्तान की क्या इज्जत रह गई है। देख लो, कुछ भी नहीं रहा। एक इतना सा है, क्या रह गया है बताइए? अभी भी वक्त है। गलती हर एक इंसान करता है। मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है। अरे गाड़ी रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, रिपेयर होगी। गलती आपसे हुई है, कोई बात नहीं, आप गलती को एक्सेप्ट करिए। आपको कोई फांसी लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। अभी मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हर एक मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई सब कोई मिलके मदद करो, लेकिन उन लीडरों की बात मत मानो। आप अगर लीडर के चक्कर में फंस गए, अपने मौलानाओं और पद ये जितने हैं, तो आपकी ज़िंदगी और नरक हो जाएगी। आपको कोई इस हिंदुस्तान के अंदर में फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे भाई बहन हो। पता है, मैं सन 87 के अंदर में कहाँ था? उधमपुर में था। मेरे मित्र थे बशीर खान। मैं इंडियन आर्मी उस समय नहीं ज्वाइन किया था। सन 87 में मैं वहीं उधमपुर में था। धार रोड पे जाके पूछ लेना बशीर खान से, शुक्ला करके बताएगा। मेरा स्टूडेंट लाइफ था। मेरा फादर आर्मी में नायक सूबेदार था। कहाँ पे थे? उधमपुर में, नॉर्दर्न कमांड सिंगल रेजिमेंट के अंदर में। डीएसओ थे, जूनियर कमीशन अफसर थे। मैं एक ऑफिसर का लड़का होते हुए भी मेहनत किया। उनके बहुत बड़ा गैरेज है धार रोड के ऊपर। मैं उनके पास गाड़ियों का काम सीखता था। उस समय मैंने JNK के अंदर सब्जियों का काम किया। एक अधिकारी का लड़का होके मेहनत करना मेरा कर्तव्य था। 90 में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। लेकिन कहने का मतलब है, क्या चैन था वहाँ पे? क्या अरे भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, सारा एक एक एरिया मेरे आंखों पे घूम रहा है। वो मोहब्बत, वे उनके हाथों का खाना, वो प्यार कहाँ मिलेगा? जब तुम्हारा ये कश्मीर का भी केस हुआ था तो मेरी स्टूडेंट लाइफ था, मेरे आंखों के सामने हुआ था। मैं वहीं पे था। 87 से लेकर 90 तक मेरा ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट 13 अक्टूबर 90 का मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। 87 और 88 में नहीं किया था। अब मेरे पास पूरा सबूत है कि मैं वहाँ पे खड़ा था। और यहाँ जो नेता लोग भाषण देते हैं ना कि मैं वहाँ था, यहाँ था, ये कर लिया था, ये इन आँखों ने देखा है सारे नज़ारे। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आज
ये सब बातें करने का दिन नहीं है। कहते हैं जो दिन गया उसको कभी वापस नहीं आता है। अगर हम पिछली बातों को उखाड़ेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि कल का नया सवेरा जो हो इतना अच्छा हो। आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर आपकी 40 साल आयु है, 40 साल आयु है, आप 39 साल 359 दिन आपने क्या किया इससे मतलब नहीं है। लेकिन 41वां साल का पहला दिन आपका अच्छा होना चाहिए। आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोचो, बीते हुए के बारे में मत सोचो। जो आदमी आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोचता है वह आगे तरक्की करता है, उसकी ज़िंदगी में तरक्की होती है। कभी भी पीछे के बारे में मत सोचो। जो बीत गया, बीते हुए को उखाड़ने से क्या फ़ायदा? हमको ये बता, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप एक नया सवेरा ले के आओ हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए ये सोचो कि ये हमारा देश है। आप लोगों ने, आपके धर्म के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ इस वीडियो के अंदर में। कभी वक्त मिलेगा तो बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने इसी वीडियो में कई बार आपको बता दिया हूँ कि बताइए, एक हमारे अब्दुल कलाम साहब थे हैं, जिन्होंने, आज हम सांस ले रहे हैं, अगर सांस ले रहे हैं तो उनकी देन है। उन्होंने हमारे साथ नौकरी की, ठीक है, वो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय मैं आर्मी में। तो उनकी सोच देखो, आज उनको हम सलाम करते हैं, उनको सल्यूट मारते हैं। ऐसे क्यों मारते हैं? उनके कर्म से मारते हैं। वीर अब्दुल हमीद को उनके नाम पे आज पूरा विश्व, पाकिस्तान, चाइना मूर्तियां बना के उनके सैनिक सल्यूट मारते हैं कि ऐसा ऐसा देश का सिपाही, ऐसा वीर होना चाहिए। अरे क्या तुम्हारे अंदर वे खून नहीं है? तुम्हारे अंदर उससे भी बड़ा खून है। तुम इस समय, तुमको कोई बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ना है। सबसे, अगर बॉर्डर की बात होती तो अभी तक हम लोग फतेह कर लिए होते और तिरंगा जहाँ जो भी मुल्क आया होता हम लहरा दिए होते। लेकिन यहाँ तिरंगा और बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जनता का कॉपरेट चाहिए। आज मेरा मुस्लिम भाई एक एक और हिंदुस्तान का हर एक भाई एक एक मिलके इसको लड़ना है। आप लोगों ने फतेह दिलाना है। अगर आप नहीं मिलके रहोगे और आप फतेह नहीं दिला पाओगे तो समझ लेना कि हमारे देश की वह दुर्गति हो जाएगी जो आज इटली की है, जो आज फ्रांस की है, जो चाइना की है, जो अमेरिका का है, जो ब्रिटेन का है। उससे भी बुरा हाल तुम्हारे भारतवर्ष का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी छूट, इतनी सहूलियत जितना मिलता है भारत में उतना संसार के किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन की भी तुम लोग धज्जियाँ उड़ाते हो। लेकिन चलो छोड़ो, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं यही आज भी आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, हर एक आदमी, हर एक नागरिक कॉपरेट करो। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये इतने जिहादी छुपे हुए हैं, उनकी ये मदद करो और उनको बाहर निकलवाओ, जिससे हम सॉर्ट आउट कर सकें कि कहाँ कहाँ पे कोरोना वायरस फैला है। हमारी टीमें जाएं, उनको अरेस्ट करें और वह उनके किन से संपर्क में था उनको हम कैप्चर करें और वहाँ के लोगों को हम लोग सुरक्षित करें। इसके लिए आप लोग मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए कोशिश करो। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक का इस समय ये फर्ज बनता है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। ये इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास, कि हिंदुस्तान की जनता में एकता इतनी बड़ी थी कि उन्होंने कोरोना को ऐसे भगा दिया, चुटकी बजा के भगा दिया। वे जज्बा होना चाहिए और वह जज्बा है मेरे हिंदुस्तान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर। वो मैं जानता हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा लास्ट में भी कि आप लोग सब कोई मिलके कोऑपरेट करो और अगर ये कहीं पे भी छुपे हैं तो उनको हर एक आदमी निगाह रखो और अनजान दिखेंगे। आप जानते ही हो, अपने मोहल्ले वाले को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, दोस्त को जानते हो, पड़ोसी को जानते हो। अनजान आदमी दिखता है, आप उसको तुरंत पूछिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपका घर कहाँ है। आप उनको लीजिए, आपका हक है पूछने का, आप इस देश के नागरिक हैं।
आपका हक है पूछने का, आप उससे पूछ सकते हैं। आप शक की निगाह से देखता है तो बिल्कुल आप पूछिए। आपको पता है उग्रवादी क्या है? उग्रवादी कैसे हट गए? देश के अंदर से उग्रवादी कैसे कम हो गए? हम लोग उग्रवादी को पकड़ने के लिए और उस पर ड्यूटी देने के लिए हर एक इंसान को उग्रवादी समझना पड़ता है। क्यों समझना पड़ता है? शक के निगाह से। जब हम लोग ड्यूटी पे थे ना, तो अपने पत्नी पे भी शक करके रखते थे। अगर फैमिली बच्चे साथ में रखा है तो उस पर भी शक करके रखते थे कि कहीं ये उग्रवादी से तो नहीं मिला, 5 करोड़ रुपया दे दिया हो और इसने जो है उल्टा पुल्टा कर दिया हो, तो हम उसके ऊपर भी निगाह रखते थे। तब जाके आज ये देश तुम्हारा हिंदुस्तान इतना आगे उग्रवादियों को ख़त्म करके बढ़ा है। ऐसे मत सोचो। तो सिक्योरिटी कभी लीक नहीं की जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका भी अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। अनजान आदमी दिखता है, आप तुरंत पूछिए, भाई मैंने आपको तो यहाँ देखा नहीं कभी, आप कहाँ से आए? अगर आप हैं तो आप किसके रिश्तेदार हैं? किसके घर ठहरे हुए हैं? कहाँ से आए हैं? ठीक है, आप इंडिया के हैं तो आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, वे दिखाइए। आपको शक होता है, आप 4 आदमी को बुला के उसको बैठा लिए और पुलिस के हैंडओवर करिए। इतना ही तो करना है। इसके लिए कौन सी बहुत बड़ी थ्योरी है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है? और इसके लिए आप लोग सब कोई मदद करिए। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक देशभक्त है। उम्मीद नहीं, मुझे भी यकीन है, सीना छीन के मैं कह रहा हूँ, मेरा हर एक नागरिक मेरा देशभक्त है। अरे देशभक्त नहीं होता तो हमने कैसे ऐसे संदेश दे दिए कि आज पूरा विश्व मानता है हमारी एकता को। तो उसी एकता को दिखाओ मेरे दोस्तों। ज़्यादा दिन नहीं रह गया। देखो उन्हीं की वजह से आज हमारी जनता कितनी परेशान है, तो उसमें आप लोग मदद करो। जय हिंद, जय भारत।